Students, today lecture I'm going to cover your functions. In my last lecture, I have already told you about the functions. There are 4 categories of functions available in your syllabus: statistical, mathematical, financial, and logical. Let us start with one of the functions. Uh, if I say mathematical function, then I can start with one of the mathematical function which is very much known to you is round function. Before going to that function, I have something for you. I have one example. I'm showing you one example how these functions can be used. In my previous lecture, I have already told you about the functions. Functions are nothing but inbuilt programs. Inbuilt programs means programs are there which are used for specific task. If I say sum function, sum means sum for sum means total. So how to write that function? This is very, very important. How to write a function? This is one cell. आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये एक सेल है जो एक कॉलम का है और उसकी रो 1 है. In this particular cell, we have to write the function. With one example, I am going to clear this, how we use these things. इसको कैसे करते हैं हम लोग, इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि इसको किया कैसे जाता है. तो let us take one example. उस example की हेल्प से बच्चों आप इसको बहुत आराम से समझ लेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी. मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ और साथ में ये भी बता रहा हूँ बच्चों, स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम एक्सेल में जब काम करते हैं तो एक्सेल में हमें कुछ चीजों के एडवांटेज भी मिलते हैं. जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, हम एक नंबर सीरीज जनरेट करना चाहते हैं. वो एक के गैप की है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आप इस तरह से एक सीरीज जनरेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? You just write 1, then in second cell you just write 2, select both the cells, दोनों सेल्स को सेलेक्ट करो और यहाँ पर एक नीचे आप डॉट देख रहे होंगे. ये डॉट पर जब आप जाएंगे तो इस आपके कर्सर का स्टाइल जो है और साइज छोटा हो जाएगा. आप इसको ड्रैग करके जहां नंबर तक आप ले जाना चाहते हैं, जितनी भी सीरीज आप निकालना चाहते हैं उतनी सीरीज तक आप इसको पेस्ट कर सकते हैं. देखिए 1 2 तो सिर्फ आपने टाइप किया था, 2 चीजें, लेकिन 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सीरीज ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ गई. क्यों होके जनरेट होके आ गई स्टूडेंट्स? क्योंकि 1 और 2 के बीच में एक का डिफरेंस है, एक ऐड हो गया है, तो 2 के बाद उसने ऐड कर दिया 3, 3 के बाद ऐड कर दिया 4. दीज आर इनबिल्ट फंक्शंस. अब हम अपना एक छोटे फंक्शन की हेल्प से इसको समझते हैं कि एक्सेल में फंक्शंस जो होते हैं वो किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं. मैं कुछ डेटा टाइप कर रहा हूं. मान लीजिए ये बच्चों के परसेंटेज के मार्क्स हो सकते हैं, इनको देख सकते हैं हम लोग. सपोज दीज आर मार्क्स. किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बच्चे ने मार्क्स लिए हैं, लेट्स से हिंदी में सब्जेक्ट में मार्क्स लिए हैं स्टूडेंट ने. इस सब्जेक्ट को हम टोटल करना चाहते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स का क्या था और उसके साथ साथ हम उसकी परसेंटेज भी निकालना चाहते हैं. इसी की तरह मैंने एक और सब्जेक्ट ले लिया, कंप्यूटर. कंप्यूटर में लेट्स से ये कुछ कंप्यूटर के मार्क्स हैं. अब मैं कुछ टोटल लगाना चाहता हूँ, सम करना चाहता हूँ इन दोनों पेपर्स का कि टोटल हिंदी और कंप्यूटर में मार्क्स को परसेंटेज निकालने के लिए मुझे पहले टोटल करना होगा और फिर उसके बाद मैं उसकी परसेंटेज को निकालूंगा. टोटल करने के लिए आई हैव अ फंक्शन. बहुत अच्छा फंक्शन है, मैंने आपको पहले ही बताया था. हम फंक्शन से ही करेंगे. इसके लिए हमें फंक्शंस में जाना पड़ेगा. हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला में गए, उसके बाद हम इक्वल्स टू लगाएंगे. सबसे पहले हम जिस भी फंक्शन को यूज करना चाहते हैं हम इक्वल्स टू लगाएंगे वहां जाके और उस फंक्शन को हम सीधा यूज कर सकते हैं. फंक्शन के बाद फंक्शन का नाम लिखना बहुत जरूरी होता है. सबसे पहले इक्वल्स टू के बाद फंक्शन का नाम, जैसे कि सम. सम इज फॉर एडिशन. तो सम फंक्शन को लगाना है आपने. सबसे पहले इक्वल्स टू, देन नेम ऑफ द फंक्शन, देन
बॉडी ऑफ द फंक्शन। ये बॉडी ऑफ द फंक्शन में हम दो चीजें जोड़ते हैं, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स दो तरह से लिखे जाते हैं, पहला एब्सोल्यूट वैल्यू और दूसरा सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है कि आप सीधा वैल्यूज लिख दीजिए, आपको उसी के हिसाब से रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, सेल रेफरेंस का। सेल रेफरेंस का मतलब यह है कि आप कोई वैल्यू मत लिखिए, किसी भी तरह से वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सेल का रेफरेंस लिख दीजिए। उस सेल के रेफरेंस में जो भी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली उठा ली जाएगी। ये दो बेसिक डिफरेंस होते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू और सेल रेफरेंस में। मैं आपको सजेस्ट करूंगा यू ऑलवेज यूज सेल रेफरेंस। इसका फायदा क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू के केस में इफ देयर इज एनी चेंज इन एनी ऑफ द वैल्यू द रिजल्ट विल नॉट गेट चेंज। यानी अगर कोई वैल्यू चेंज होती है तो आपका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। चलिए मैं एक एग्जांपल से इसको करके दिखा देता हूं। मैं कुछ वैल्यूज आपको सीधा डाल देता हूं यहाँ पर, देखिए जैसे सम 45, 98। एक तरीका तो ये है बच्चों, सीधा एब्सोल्यूट वैल्यू के 143 आपका सम होके आ गया किन दो वैल्यूज का, एब्सोल्यूट वैल्यूज 45, 98, 45, 98, इन दोनों का टोटल होके आ गया 143। दिस इज वन मेथड। सेकेंड मेथड इज आइदर आई हैव टू राइट सेल रेफरेंस, मैं उसकी जगह पर सेल रेफरेंस लिख देता हूँ। सेल रेफरेंस का मतलब ये क्या है, ये आपको समझ में आ जाएगा। B2 से B2, C2, दिस इज सेल रेफरेंस। B2, C2 ये सेल रेफरेंस है। अगर मैं इसका टोटल भी करूंगा फॉर्मूला लगाकर तो रिजल्ट विल बी सेम, उसका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल बराबर आएगा। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, इस एग्जांपल से समझते हैं। मैं टोटल एक और बार यहां कर देता हूं, सम 45, 98, रिजल्ट इज सेम, बट क्या डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, इफ देयर इज एनी चेंज इन एनी ऑफ द वैल्यू रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली गेट चेंज। आपका रिजल्ट उसी वक्त चेंज हो जाएगा इन केस ऑफ सेल रेफरेंस। जैसे कि कैसे प्रूव करके देखते हैं इसको, कि 45 इज द वैल्यू। मुझे लगता है अरे यार ये तो गलती से 45 आ गया, ये तो वैल्यू 54 था। इफ नाउ आई एम चेंजिंग वैल्यू, या ये 56 था या ये 74 था, मैंने चेंज किया वैल्यू में। नाउ यू सी, आप ध्यान से देखें कि रिजल्ट जो है उसका, इसका रिजल्ट चेंज हो गया। नाउ इट इज शोइंग 72, 172 एंड इट इज शोइंग 143। व्हाई? क्योंकि उसमें मैंने वैल्यू सीधा डाली थी। जब तक मैं यहां पर 74 इसमें नहीं कर दूंगा इट विल नॉट चेंज दैट। यू गॉट द पॉइंट। सो हम लोगों को क्या यूज करना है, सेल रेफरेंस। नाउ वी विल यूज सेल रेफरेंस। ठीक है, क्लियर है, समझ में आता है। चलिए, एक तो सेल रेफरेंस समझ में आ गया। अब दूसरा जो इसमें आपको ध्यान रखने वाला है वो है कि when we are applying any of the formula in any of the cell, then we have to take care of cell references। हमें सेल रेफरेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे? आपने यही फॉर्मूला लेट से यहां लगाया, सम B2 से लेकर B11 तक, B2 से लेकर B11 तक जो कुछ भी लिखा गया है उसको टोटल कीजिए। मैंने उसका सम कर दिया 769। अब मैं इस फॉर्मूला को नीचे कॉपी करता हूं तो रिजल्ट आ गया 1464। मैं उसको और नीचे कॉपी करता हूं, रिजल्ट इज 2874। आप ध्यान से देखिए ये क्या है, 769 के फॉर्मूला को या फंक्शन को मैंने जब नीचे कॉपी किया तो ये बन गया 1464। तो
तो स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है ये क्या होगा? इसमें किस चीज का टोटल इंक्लूड होगा? इसमें आपको लगता है कि 769 और ऊपर की जो वैल्यूज हैं 74 से 54, 85, 85, 45 ये सारी इंक्लूड करने के बाद 769 में ये दोबारा से ऐड हो गया, यही लगता है आपको, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। देयर इज वन चेंज। अब इसको कैसे देखते हैं, इसको समझते कैसे हैं? ये एक्सेल का एक हमारा फीचर भी है और हमारे को कई बार इस फीचर की वजह से दिक्कत भी हो सकती है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। मोस्टली हम 99.9% हम इस फीचर को यूज करते हैं कॉपी और करने के लिए, फॉर्मूला एक जगह से दूसरी जगह, या फिर अगर एक जगह हमने फॉर्मूला लगा लिया तो हम उसको फटाफट पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर इस केस में जब हमने एक फंक्शन को लगाया जिसमें हमने सेल रेफरेंस भी लिखे थे, अगर हम उसको एक जगह से दूसरी जगह प्लेस कर रहे हैं तो वी कैन हैव सम प्रॉब्लम्स आल्सो। सो लेट अस सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है यार? सीधा डबल नहीं हो गया है ये, हम लोगों से कोई वैल्यू मिस भी हुई है यहाँ पर, कैसे उसको समझते हैं। स्टूडेंट्स आपको यहाँ ध्यान देना होगा, मैं इस सेल पे जाके डबल क्लिक करता हूँ जहां मैंने फंक्शन लगाया। डबल क्लिक करने पर आपको वो रेंज दिखा देगा कि किस रेंज के अंदर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, यानी जो आपने फॉर्मूला लगाया है या फंक्शन आपने लगाया है वो कौन कौन सी वैल्यूज के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्लियर होता है? अब यही चीज मैं सेकेंड वाला जो मैंने दोबारा से फंक्शन लगाया था, ये देखिए ये दोबारा मैंने फंक्शन लगाया, अब मैं इसको क्लिक करता हूं। नाउ यू सी, जब मैंने इसको क्लिक किया तो आपको 769 तो इंक्लूड कर रहा है आपका, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि B2 पर 74 वैल्यू जो लिखा हुआ है उसको उसमें नहीं दिखा रहा है। एग्जैक्टली उस 74 को वो नहीं दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें नीचे की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन वी आर लूजिंग वन वैल्यू, हम एक वैल्यू हमसे मिस भी हो रही है। दिस इज द प्रॉब्लम समवेयर इन एक्सेल ऑल्सो। एक प्रॉब्लम भी होता है एक्सेल का कि हम जब एक फंक्शन को एक जगह से दूसरी जगह पर पेस्ट करते हैं तो हमारे सेल के रेफरेंस जो है वो भी चेंज हो जाते हैं, वो इंक्रीमेंट हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म है, एक मेथड है, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग ऑफ सेल रेफरेंस। अब ये फ्रीजिंग ऑफ सेल रेफरेंस की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको ये इसका बहुत फायदा होगा जब आप इसको समझेंगे फ्रीजिंग ऑफ सेल रेफरेंस को। तो आपको इसका कई बुक्स में जब आप बुक पढ़ते हैं, आपकी बुक है इसमें मैंने आपको बताया था कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, या आप किताब ले लीजिए, हिमालय पब्लिकेशन का है, डॉक्टर यश पांडे सर ऑथर है इसके। तो आप ये बुक लीजिए और इसमें आप स्टडी कीजिए और आप इसको अच्छे से इस एग्जाम्पल को आप वहां से करें। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप स्टडी करके आप अच्छे से इस पेपर की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों इस एग्जाम्पल में मैं दोबारा से आ रहा हूँ कि हमारे पास ये 1464 है। इसको अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो इसमें क्या है, देखो हमने मिस किया एक वैल्यू। उसके नीचे थर्ड पे आता हूँ, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अब हम दो वैल्यूज मिस कर रहे हैं ऊपर की, 74 एंड 54। वी आर मिसिंग टू वैल्यूज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए, यहाँ तो दो वैल्यू मिस हो गई, लेकिन हमने तो ऐसा नहीं सोचा था। हमें तो लगा कि हमने पहले फंक्शन को कॉपी किया दूसरी जगह तो 769 भी इंक्लूड हो गया, हमने इसी फंक्शन को नीचे कॉपी किया तो 1400 समथिंग था, ये नीचे कॉपी हो गया, इसमें ये वैल्यू भी ऐड हो गई, लेकिन वी आर लूजिंग दीज टू वैल्यूज। अब इसको ओवरकम करने के लिए मैंने आपको बताया फ्रीजिंग ऑफ सेल रेफरेंस। फ्रीज करने का मतलब क्या होता है? फ्रीज का मतलब ये होता है कि जब हम एक फंक्शन या फॉर्मूला को एक जगह से दूसरी जगह पर कट कॉपी पेस्ट करते हैं तो सेल रेफरेंस जो है वो हमारे मूव हो या ना हो ये हमारे हाथ में है। ठीक है, इस केस में हमारा से एक वैल्यू मिस हो रहा है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको यहां से यूज करेंगे फ्रीजिंग को। फ्रीज करने का मेथड क्या है? फ्रीज करने का स्टूडेंट्स मेथड है कि आप
जो भी आपका कॉलम का नाम लिखा हुआ है उसके आगे और उसके पीछे डॉलर साइन लगाएंगे, उसके आगे और उसके पीछे डॉलर साइन लगाएंगे, यानी बी के आगे भी डॉलर और बी के पीछे भी डॉलर। इसी तरह बी के आगे डॉलर, बी के पीछे डॉलर। अगर आपको दोनों सेल फ्रीज कर रहे हैं तो वहां पर आपको डॉलर साइन प्लेस करना होगा। अगर एक फ्रीज करना है तो एक करिए, दूसरे को आप फ्रीज नहीं करना चाहते मत करिए। अब देखिए हमने इस फंक्शन को यहां पर किया, अब मैं इसको दोबारा से कॉपी करता हूं, दोबारा से। अर्लियर द वैल्यू इज 1464, आप ध्यान से देख लीजिए 1464 वैल्यू था। अब मैं इसको यहां कॉपी करता हूं, 1464 वैल्यू है या नहीं है। नाउ इट इज शोइंग 1538, और इसको डबल क्लिक करके देख लेते हैं। डबल क्लिक करके देखने से हमें क्या पता लग रहा है कि वैल्यू जो है वो 74 से ही शुरू हो रही है, और जहां तक हमने ली है उसको वो दिखा रहे हैं। मैं इसको नीचे पेस्ट कर देता हूं। नाउ इट इज शोइंग 3076। बच्चों अब आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा, वो ये कि मैंने पहले वाले को फ्रीज किया, दूसरे वाले को फ्रीज क्यों नहीं किया। यानी मैं दूसरे वाले को फ्रीज करना चाहता तो उसका रिजल्ट क्या होता। यहां पर ध्यान रखिए आप कि जब हम जिस सेल रेफरेंस को फ्रीज करते हैं तो इसका मतलब B2 तो शुरू हर बार होगा, लेकिन अगर मैंने B11 को भी अगर फ्रीज कर दिया तो वो जब भी रिजल्ट दिखाएगा उसमें B11 ही तक का रिजल्ट दिखाएगा। यानी अगर मुझे ये सिर्फ 769 या B2 से लेके B11 तक का ही फिगर हर जगह चाहिए तो मैं B11 को फ्रीज करूंगा, अदरवाइज मुझे B11 को फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। जैसे B2 से लेके B11 तक का जितना भी डेटा है, अगर मैं सिर्फ उसी डेटा को अलग अलग सेल्स में ले जाना चाहता हूँ, कॉपी करना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि B2 से लेके B11 दोनों को फ्रीज कर दिया। लेकिन अगर मैं B11 को फ्रीज नहीं करता हूँ तो क्या होगा, B11 को फ्रीज ना करने से एक फायदा क्या होगा कि जब मैं सीरीज में आगे जा रहा हूँ, जब मैं इसको आगे पेस्ट करने ले जा रहा हूं तो B11 B12 बन जाएगा, इसी तरह B12 B13 बन जाएगा। यानी मैं नीचे वाला डेटा इंक्रीज होने पर भी उसको यूज कर रहा हूं, उसको भी ऐड करता जा रहा हूं। इसी एग्जाम्पल को एक बार दोबारा से आप लोगों को बता देता हूं कैसे करना है इसको। पहले आप इक्वल्स टू लिखेंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, जैसे कि फंक्शन में होता है। फंक्शन में दो चीजें आपको ध्यान रखनी होती है, पहले इक्वल्स टू, फिर फंक्शन का नाम, और फिर उसकी बॉडी। बॉडी में मैंने आपको बताया क्या चीजें आती हैं। बॉडी में आप एब्सोल्यूट वैल्यू और सेल रेफरेंस लिख सकते हैं। इसको जो हम बात करते हैं टेक्निकल लैंग्वेज की, तो इसको पैरामीटर्स भी बोला जाता है। पैरामीटर्स कैन बी चेंज, नेम ऑफ द फंक्शन कैन नॉट बी चेंज, बट पैरामीटर्स ऑफ अ फंक्शन कैन बी चेंज। और किस तरह से, दो तरह से पैरामीटर्स आप दे सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू एंड सेल रेफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, मैं एग्जांपल को एक बार दोबारा आपको समझा रहा था कि जब हम यहाँ पर मान लीजिए मैंने C2 से लेकर फ्रॉम एंड टू कोलन लगाएंगे, इसके लिए C11 तक को यूज किया और ब्रैकेट क्लोज किया, मेरे पास इन दोनों का सम आ गया। फिर मैंने आपको बताया था कि जब मैं सिर्फ इसी को कॉपी करता हूं तो ये 1538 जो टोटल आया है, ये टोटल मेरा C3 से लेकर C12 तक का है। मैं आपको फिर दोबारा दिखा देता हूँ कैसे। ये देखो इसमें तो C2 से C11, लेकिन जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो C3 से C12। इसको ओवरकम करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग, आई हैव टू फ्रीज द सेल रेफरेंस। मुझे फ्रीज करना है सेल रेफरेंस बाय पुटिंग डॉलर साइन अहेड एंड बिहाइंड ऑफ कॉलम। जो हमारा कॉलम है उस अल्फाबेट के आगे और पीछे मुझे डॉलर साइन लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने ये डॉलर साइन लगाया सिर्फ ऊपर वाले के लिए, नीचे वाला जो फिगर है जो मेरा C11 है, मैंने इसके आगे डॉलर साइन नहीं लगाया है।
What is the benefit of not putting dollar? The benefit of this is to use the series. और ये सीरीज जो है हमारी ये इंक्लूड होगी. Now we can add this series in our calculation. So students, in this example you can easily understand the concept of how to apply function and how to work with a function. यहाँ पर आप इस फंक्शन को देख सकते हैं कि किस तरह से आप फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं. एक एग्जांपल को और थोड़ा एलैबोरेट कर लेते हैं. जैसे कि यहाँ पर मैं इसको सम कर रहा हूँ, सम B2, C2, B2, C. टोटल आ गया. देखिए अब मैं इसको कॉपी करता हूँ. देखिए अब ये फंक्शन मैंने यहाँ कॉपी किया. B2 और C2 लिखा था, लेकिन जब मैंने इसको कॉपी किया तो B3 C3 हो गया. यानी वो B3 और C3 का डेटा उठा रहा है और मुझे वही चाहिए. तो यहाँ पर मेरे लिए एडवांटेज है. सो दिस इज एन एडवांटेज फॉर मी, जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं. लेकिन जब हम यहाँ पर इस तरह की कैलकुलेशंस में जहां हम फंक्शन को एक जगह से दूसरी जगह पर सेम वैल्यू लेके जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, फ्रीज करना है. और अगर हम अलग अलग वैल्यूज को ऊपर की सीरीज को कंटिन्यूअस रखना चाहते हैं, उसको जरूर लेना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो हम डॉलर साइन करेंगे. और अगर नीचे वाली सीरीज में चेंज चाहते हैं तो उसमें डॉलर साइन नहीं लगाएंगे. और अगर नीचे वाली सीरीज में भी ऐड करना चाहते हैं तो वहां पर भी हम डॉलर साइन को लगाएंगे. ठीक है, क्लियर होता है कॉन्सेप्ट. तो दिस इज द फंक्शन. यहां से हम फंक्शन को समझते हैं कि हम फंक्शन को लगाते तो हैं, लेकिन जब हम इसको अप्लाई करते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में अगर कोई इस तरह का फंक्शन लिखने के लिए दिया है और आपको उसके अगेंस्ट वैल्यूज लिखनी है, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आप फंक्शन को कॉपी पेस्ट करते हुए उनके सेल के रेफरेंसेस जरूर चेंज करेंगे. और जहां से आप किसी स्पेसिफिक वैल्यू को उठाकर दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, वहां पर आप उसको फ्रीज जरूर करेंगे. तो दिस इज फ्रीजिंग ऑफ सेल रेफरेंस. बहुत सारी बुक्स में बच्चों ये डॉलर साइन लगा होता है, तो आपको डॉलर साइन देख के उसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. उसमें इसलिए डॉलर साइन लगा होता है क्योंकि वो वैल्यूज को स्किप नहीं करना चाहते, वैल्यूज को अपने फॉर्मूला में उन वैल्यूज को कंटेन करके रखना चाहते हैं, उन वैल्यूज को लेना चाहते हैं. यहाँ पर बच्चों एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि जब हम किसी भी फंक्शन को यूज करते हैं तो दो चीजें होती हैं. पहला फंक्शन का नाम और दूसरा पैरामीटर. When we are using any of the function, then there is a need of two things. One, name of the function. Second, parameter of the function. Name of the function cannot be changed. Function का नाम कभी भी चेंज नहीं होता है, but parameters always change. Parameters change होते हैं, वो भी मैंने आपको बताया. Absolute value और cell references आप कहीं पर सीधा values देके कर सकते हैं और कहीं पर cell के references को देकर कर सकते हैं. एक चीज और यहाँ पर आपको समझ लेना है कि जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो हम एग्जाम्पल को जब देते हैं तो वहां पर एग्जाम्पल के साथ साथ जब हम उसकी कैलकुलेशन, क्योंकि वी विल नॉट यूज एनी कंप्यूटर, जब हम आप इसका आंसर लिखेंगे और थ्योरेटिकली जब एग्जाम देंगे आप, तो वहां पर आपको सॉल्यूशंस लिखने हैं और सॉल्यूशन में एग्जाम्पल लिखने हैं. एग्जाम्पल जब आप लिखेंगे तो वहां पर आप सेल रेफरेंसेस देंगे सीधा. और इसके साथ साथ आपको कुछ कैलकुलेशंस के लिए मैंने बोला था कि कैलकुलेशंस हम एक्सेल में किस तरह से करते हैं. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं. मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या है हमारे पास, जैसे कि हम लोग प्लस साइन, यहाँ ध्यान से देखिए आप, मैं थोड़ा साइज बड़ा करता हूँ. प्लस एडिशन के लिए यूज करते हैं फॉर्मूला में, माइनस सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं. इसी तरह मल्टीप्लाई करने के लिए आप साइन यूज करते हैं नॉर्मली. बट एक्सेल में ये साइन एक्सेप्टेबल नहीं. एक्सेल में यू हैव टू राइट स्टार. आपको वहां स्टार बनाना है. आप क्रॉस वाला साइन जो है, जो मैंने आपको दिखाया था, ये साइन आपका एक्सेप्टेबल नहीं है. दिस इज रॉन्ग. एक्सेल में ये साइन एक्सेप्टेबल नहीं है. जब अगर आप कभी भी एक्सेल का एग्जाम्पल कोड कर रहे हैं और वहां पर आप फॉर्मूला या कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो डू नॉट यूज दिस. वहां पर अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे. देन
आपको करना क्या है, यू हैव टू राइट दिस सिंबल, वहां पर आपको स्टार वाला ये सिंबल आपको बनाना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से आप इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो हैं, मल्टीप्लिकेशन वाली कैलकुलेशंस को दिखाएंगे। इसी के साथ साथ आप कई बार 1/2 लिखते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2 आपको अगर लिखना है एक्सेल में तो यू हैव टू राइट लाइक दैट। आपको अगर 10/2 लिखना है तो यू हैव टू राइट लाइक दैट। आपको 10/2 लिखना होगा। 10 डिवाइडेड बाय 2 जो हम नॉर्मली अपने एक्सरसाइज में लिखते हैं 10, 10 के फिर नीचे है डैश डालते हैं और उसके नीचे 2 डालते हैं। तो 10, 10 के नीचे डैश और 2 ये एक्सेल में नहीं एक्सेप्टेबल। आपका एक ही लाइन होता है, इसीलिए 10, 10 के बाद स्लैश, स्लैश के बाद 2 आप इस तरह से उसमें लिखेंगे। और जब हम अप्लाई करने की बात करते हैं फॉर्मूला की, तो हमारा फॉर्मूला भी इसी तरह से काम करता है। इसी तरह जब हम एक्सेल में काम करते करते एक एग्जाम्पल अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, मैंने लिखा इक्वल्स टू। आप जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसका मतलब ये होता है सेल में वैल्यू जो होगी, जो रिजल्ट आएगा वो बराबर होगा जो हमने इक्वल्स टू के बाद कैलकुलेशन किया। यहाँ पर आप देखिए मैंने 10 डिवाइडेड बाय 2 किया तो मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए क्या, 5, लेकिन यहाँ तो रिजल्ट 5 के अलावा कुछ और भी लिखा जा रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं एरर्स में, लेकिन हम इसको आराम से कर सकते हैं। हमें इसके लिए क्या करना है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल में जाना है। फॉर्मेट सेल जो है हमारा, वो हमारा हेल्प करता है कि किस फॉर्मेट को कॉलम में आपने यूज करना है। अगर आप जनरल लेते हैं इसको तो जनरल में आ जाएगा। नंबर लेते हैं आप, नंबर का मतलब न्यूमेरिक से है, न्यूमेरिक आएगी। लेकिन न्यूमेरिक के साथ साथ आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब हम कोई चीज नंबर में लिखते हैं तो नंबर्स में वो डेसिमल में भी हो सकती है, ये डेसिमल में भी हो सकती है। अब ये अगर डेसिमल में है तो फिर कैसे करना है, तो आपके पास ऑप्शन है डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस तक करना है। आप इसको हटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको हटा दिया, नाउ इट इज शोइंग 5। अगर डेसिमल में रखता तो क्या करता, उसी तरह फॉर्मेट सेल में जाए, देखें मैंने इसको नंबर सेलेक्ट किया और डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक दिया, तो इट इज शोइंग 5.00। स्टूडेंट्स एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखें कि जब हम फॉर्मेट सेल में जाते हैं तो क्या करना है, जिस सेल में हमने ये चेंजेस करने हैं उसमें हम राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, तो यहाँ पर बहुत सारी आपके पास कैटेगरीज है। पहला जनरल है, जनरल के केस में आपसे कोई डेसिमल नहीं मांगा जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, नो डेसिमल। दूसरा, जब आप नंबर के केस में करते हैं तो वहां पर आपसे पूछा जाता है कि नंबर्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं इस वाले सेल में तो वो कितने डेसिमल प्लेसेस तक है। तीसरा, करेंसी, अगर आप कोई करेंसी लिख रहे हैं तो करेंसी में भी आपसे पूछा जाता है किस तरह का सिंबल आप यूज करना चाह रहे हैं, अमेरिकन है, इंडियन है, या इंडियन करेंसी इज देयर, INR लिखना चाहते हैं, या फिर आप डॉलर के अलावा रुपीज लिखना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी करेंसी आपकी इंक्लूड की हुई है। देखिए आप ध्यान से देखिए, तो हम लोग रा भी लिख सकते हैं, रुपीज के लिए सिंबल आर है, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं रुपीज जो है वो आर से दिखाया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ आप ध्यान रखें कि हम फॉर्मेट सेल में और क्या क्या चीजें ले सकते हैं। अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में हमारे पास भी सिंबल चाहिए। मान लीजिए मैंने कोई टेबल बनाई, वहां मैं डॉलर्स में दे रहा हूँ या रुपीज में दे रहा हूँ। अगर किसी फॉरेन कंपनीज के साथ टाई अप है तो मुझे पेमेंट वहाँ डॉलर में देनी है, तो वैल्यू को कन्वर्ट करता रहेगा, डॉलर में कन्वर्ट कर देगा। रुपीज को मल्टीप्लाई बाय जो रुपी का रेट है उस दिन का, और उसको कन्वर्ट कर देगा डॉलर्स में। इसी तरह जो अभी हमने देखा था, जो अभी प्रॉब्लम आपने ध्यान से देखा होगा, मैंने 5 आना चाहिए था आंसर, वो 5 जनवरी आ रहा था, वो आ रहा था इस प्रॉब्लम की वजह से। क्या प्रॉब्लम थी, कैटेगरी में मैंने डेट जो था फॉर्मेट सेल सेलेक्ट किया होता, यानी फॉर्मेट सेल के अंदर जो कैटेगरीज डिफाइन की हुई है उसमें मैंने डेट वाला कैटेगरी सेलेक्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। डेट अगर हम सेलेक्ट करते हैं, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। डेट करते ही आपको पूछेगा कि किस तरह के डेट्स हैं,
जैसे कि पहले पूछ रहा था सिंबल किस तरह का है, तो आप DDMMYY दे दीजिए, या USA की दे दीजिए, या UK जो हमारे पास सबसे ज्यादा पॉपुलर है, हमारे पास UK का, जो उसमें क्या होता है, UK के फॉर्मेट में पहले डे आता है, फिर मंथ आता है, फिर ईयर आता है। अब ध्यान से देखिए कि मैंने तो वहां पर कुछ नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ सिंपल वो सेलेक्ट किया था 10/5। तो ये आ क्यों रहा है, तब वो क्यों आया था इस तरह से, वो इसलिए वहां से आया था कि आपने ये फॉर्मेट सेलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, मैं इसमें मान लीजिए वो 5 ही था, कुछ भी इस तरह से था, तो ये देखिए 3 डॉट्स के साथ। तो जो फॉर्मेट हम फॉर्मेट सेल में जाके सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, वो उसी फॉर्मेट से हमें रिजल्ट को दिखाएगा। तो दिस इज द फीचर ऑफ फॉर्मेट सेल। एक और चीज यहाँ पर आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बहुत जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट वाला जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, वो आप ध्यान से समझिए। अलाइनमेंट में सबसे ज्यादा यूज होता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम रैप टेक्स्ट करते हैं तो श्रिंक टू फिट आराम से हट जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। इवन वी कैन मर्ज सेल्स, हम दो या दो से ज्यादा सेल्स को मर्ज भी कर सकते हैं। ये रैप टेक्स्ट है क्या चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी मैं भी बताऊंगा आपको। लेकिन चलिए मैं यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ छोटा सा, आप उसको समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, कुछ भी लिखा। अब ये एक्चुअल में ये सारा का सारा एक सेल में लिखा, मैंने इसको राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गया, वहां अलाइनमेंट में गया और रैप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। नाउ यू सी कि आपका वो सारा का सारा एक ही सेल में आ गया। यानी आपको सेल को, कई बार ऐसी ऑप्शंस आपके पास नहीं होती कि आप सेल के साइज को बड़ा कर दें, आपका सेल का साइज उतना ही रखना है। तो उस केस में आपके पास क्या ऑप्शन होती है, रैप टेक्स्ट। यानी टेक्स्ट को इस तरह से फोल्ड कर दिया जाए ताकि वो टेक्स्ट उसी कॉलम के अंदर एडजस्ट हो जाए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस। नाउ यू सी कि किस तरह से हमारा इस्तेमाल होता है। इसी तरह ये रैप टेक्स्ट से मिलता जुलता हमारे पास एक और भी कॉन्सेप्ट था। अगर हम रैप टेक्स्ट नहीं करते, श्रिंक टू फिट करते हैं। आप देखिए श्रिंक टू फिट और रैप टेक्स्ट में कितना डिफरेंस है। श्रिंक का मतलब होता है कि वो पूरे के पूरे टेक्स्ट को इतना छोटे फॉन्ट में कर देगा अकॉर्डिंग टू द साइज। अब इट इज समहाउ, कई बार तो ये आपको विजिबल भी नहीं हो रहा है। आपको कई बार ऐसी जगह पर देखने को मिलता है कुछ चीजें। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में क्या है कि स्पेस जो है वो उसी स्पेस में एडजस्ट हो गया, बट उसने स्क्वीज कर दिया है, श्रिंक कर दिया है उसको। तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन को एक्सप्लोर अगर करना चाहते हैं तो श्रिंक टू फिट भी कर सकते हैं। कई बार मर्ज टू सेल्स, ये मर्ज टू सेल जो मैंने पहले लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, मर्ज टू सेल का मतलब होता है कि जो कुछ भी आपने टेक्स्ट में टाइप किया वो जितने भी कॉलम्स में जाना चाहता है वो जाने दें उसको, वो अपने आप एक्सटेंड कर देगा कॉलम्स को। राइट, यहां पर ध्यान दीजिए कि वो BCD तीनों में जा रहा है, वो सारे के सारे सेल्स को मर्ज कर रहा है। थोड़ा ध्यान से देखिए, मर्ज फॉर्मेट सेल में रैप टेक्स्ट, पहला रैप करना, दूसरा इसी के अंदर श्रिंक टू फिट करना, श्रिंक टू फिट में श्रिंक हो गया, तीसरा आपको मैंने फॉर्मेट सेल की जो प्रॉपर्टी बताई मर्ज सेल, मर्ज कर देना, वो अलग अलग सेल्स को यूज कर लेना। ये अलाइनमेंट का फीचर है यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ साथ वी कैन ऐड सम मोर फंक्शंस हियर। हम बहुत सारे और फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से शुरू किया था, व्हेन वी आर यूजिंग दिस कमांड 10 divided by 2, how it will work, 10 divided by 2, it is showing this
बट इट डजंट शो, इसको ये दिखना नहीं चाहिए था, यहाँ तो 5 आना चाहिए था। द रीजन इज व्हाई इट इज शोइंग। फॉर्मेट सेल में जाते हैं, वहां पर नंबर ऑप्शन में देखते हैं, जनरल लेना है जनरल लीजिए, लेकिन मैक्सिमम हम करेंसी लेते हैं। जनरल के केस में हमारे पास सीधा नंबर का रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर हमने इसकी जगह पर करेंसी या नंबर लिया होता तो हमें डेसिमल प्लेसेस को भी दिखाने का ऑप्शन मिल जाता। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं तो नंबर्स हमेशा आपके लेफ्ट टू या राइट टू लेफ्ट जाते हैं। जब हम कोई अल्फाबेट लिखते हैं तो वो हमारे लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ये ध्यान रखना है। और आपको मैंने पिछली बार भी बताया था, अगर हमें ऐसा करना है तो हम पूरे डेटा को सेलेक्ट करने के बाद हम जो 4 तरह की अलाइनमेंट्स थी, कौन कौन सी, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाइड अलाइनमेंट, ये 4 तरह की अलाइनमेंट जो एमएस वर्ड में बताई गई थी, आप उनमें से 3 अलाइनमेंट्स को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट के केस में आपका जो सारा का सारा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा और ब्लैंक स्पेसेस लेफ्ट और राइट साइड में एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर बच्चों एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि जब मैंने ये फॉर्मेट सेल में किया था तो मैंने इसके अलावा फॉन्ट का साइज, बॉर्डर्स, फिलिंग और प्रोटेक्शन, ये 4 चीजें आप और यूज कर सकते हैं। फॉन्ट जो है बड़ा सिंपल है। आप फॉन्ट का मतलब क्या होता है, फॉन्ट इज अ मेथड ऑफ राइटिंग, दिस इज अ मेथड ऑफ राइटिंग। किस तरह के मेथड ऑफ राइटिंग को आप लेना चाहते हैं, आप उस तरह के मेथड को ले सकते हैं। ये आपकी ऑप्शन यहाँ होम में भी अवेलेबल होती है कि आप होम में भी किस तरह का मेथड लेना चाहते हैं, राइटिंग मेथड लेना चाहते हैं। आप जो कुछ भी टाइप कर रहे हैं वो किस तरह के मेथड, टाइपिंग मेथड या किस तरह के फॉन्ट स्टाइल से होना चाहिए। हिंदी के लिए मंगल पॉपुलर है, मंगल फॉन्ट जो हिंदी का है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है हिंदी के लिए। इसी तरह चाणक्य भी हिंदी के लिए बहुत पॉपुलर फॉन्ट है। और मंगल फॉन्ट का एक फीचर है कि ये वाला फॉन्ट सब जगह अवेलेबल होता है। इनफैक्ट जो गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म पे व्हेन यू टाइप इन इंग्लिश एंड यू वांट टू कन्वर्ट दैट इंग्लिश इनटू हिंदी यूजिंग ट्रांसलेट मेथड, यू कैन डू दैट। आप उसको बड़े आराम से कर सकते हैं। आप गूगल में ट्रांसलेट को ओपन करिए, ट्रांसलेट में आप इंग्लिश में टाइप करिए, यू विल फाइंड दैट गूगल विल ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी, वो कन्वर्ट कर देगा। और जो फॉन्ट उसका यूज होगा दैट इज मंगल फॉन्ट। ये मंगल फॉन्ट बहुत पॉपुलर फॉन्ट है, बहुत हेल्पफुल फॉन्ट है आपके, और ये फॉन्ट आपका हर जगह यूज होता है। अब यहाँ से फॉन्ट के साथ साथ हमारे पास 2 चीजें और इसी से जुड़ी हुई होती हैं। पहला होता है फॉन्ट का साइज। आप न्यूज़पेपर में देखते हैं हेडिंग जो है वो बहुत बड़ा है, वो किससे आता है, वो साइज से आता है। ठीक है, फॉन्ट के साइज। इसी तरह फॉन्ट में 3 चीजें और साथ साथ जुड़ी होती हैं। पहला बोल्ड, आप फॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हैं। आप इटैलिक्स, इटैलिक्स का मतलब होता है कि आप एक स्टाइल है, ये तिरछा अगर आप वर्ड लिखना चाहते हैं तो इटैलिक्स। और अंडरलाइन, अगर आप कोई अंडरलाइन करना चाहते हैं। ये फॉन्ट के साथ जो भी आप फॉन्ट यूज करते हैं उसके साथ ये 4 चीजें आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं आपके पास कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे बात कर रहा था। ऑपरेटर्स कौन कौन से आपके फॉर्मूलाज या ऑपरेटर्स आप यूज कर सकते हैं आप अपने एक्सेल में। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड वाला ऑप्शन था। डिवाइड के केस में मैंने आपको बोला था कि 10 डिवाइडेड बाय 2, आप स्लैश यूज करेंगे, राइट। उसके बाद आप स्लैश के साथ साथ आप परसेंटेज, परसेंटेज के केस में भी आप किस तरह से करते हैं, आप परसेंटेज निकालते हैं 10 डिवाइडेड बाय समथिंग मल्टीप्लाई बाय दिस। आप इस तरह से परसेंटेज अगर निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से कोई कैलकुलेशन करते हैं तो आप परसेंटेज निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जब हम परसेंटेज निकालने को कहते हैं तो परसेंटेज के लिए आपके पास बहुत सीधा साधा
एक्सेल का ऑपरेटर है, एक एक्सेल का, उसमें आप सीधा का सीधा ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, दैट इज परसेंटेज। ये परसेंटेज आप आराम से यूज कर सकते हैं किसी भी कैलकुलेशन में। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि वैल्यू है इसका 10% क्या होगा, 10%। 100 का 10% क्या होगा, मुझे जो आप कैलकुलेशंस लिख रहे थे, आप 10% निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, वो आप लिखते हैं नॉर्मली। और उसमें आप किस तरह से लिखते हैं, 10 फिर उसके नीचे डिवाइडेड बाय, ऐसे करके आप इस तरह से इसमें डालते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका आपको ध्यान रखना है कि आपको 100 का 10% लेना है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 और 10 के बाद सीधा परसेंटेज। आप सीधा परसेंटेज दे सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सीधा परसेंटेज करें, वो सीधा कैलकुलेट करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए आप, कि जब हम ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो हमारे को एक चीज और ध्यान रखनी है कि हम 2 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 2 लिखना चाहते हैं, तो हम इसके लिए ये कैरेट साइन को यूज करते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2। 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 2। या फिर हम इसके साथ साथ हम यहाँ पर एक्सेल में इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। जो एक्सेल का फॉर्मेट है वो आपको अलाउ करता है 2 कैरेट 2 फॉर्मेट से नंबर जनरल। फॉर्मेट सेल में जाके इसका साइन चेंज किया, मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। तो ये आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में यूज होता है। अब और 2 ऑपरेटर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला होता है ग्रेटर देन, और उसके बाद इक्वल्स टू। अब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो है आपके, ये बहुत आपको हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। दिस इज यूज्ड फॉर एडिशन, दिस इज यूज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन, दिस इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, this is used for division, this is for power, and this is greater than equal to, greater than equal to। ग्रेटर देन के लिए तो आप इसको यूज कर लीजिए, और अगला है जो ग्रेटर देन इक्वल्स। ग्रेटर देन के लिए तो आप वही सिंबल यूज करेंगे, लेकिन जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू की बात आती है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू में आप क्या सबसे ज्यादा यूज करते हैं, आप ग्रेटर देन का साइन बनाते हैं, और उसी के साइन के नीचे आप एक और साइन बना देते हैं, उसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू में यूज करते हैं। बट आप एक्सेल का जब भी कोई फॉर्मूला या फंक्शन या किसी तरह का कैलकुलेशन आप यूज करना चाहते हैं अपने पेपर में, तो आप उसके लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू यूज इस तरह से करेंगे। अगर आप इस तरह से यूज नहीं कर रहे तो आप अपना आंसर गलत लिख रहे हैं। इसी तरह लेस देन के केस में आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन जब लेस देन इक्वल्स टू की बात आती है तो लेस देन के बाद आप इस तरह से करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आप गलतियां करते हैं यहाँ पर बच्चों, कि आप लेस देन और ग्रेटर देन साइन तो आप यूज कर ही रहे हैं अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, लेकिन जब लेस देन और इक्वल्स टू की बात आती है तो आप उसके नीचे एक स्लैश यूज कर देते हैं। स्लैश आप यूज करते हैं मैथ्स में, लेकिन जब एक्सेल की बात करते हैं, ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं एक्सेल के ऑपरेटर्स की, तो लेस देन के साथ साथ आपको इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा। ग्रेटर देन लिख रहे हैं
तो उसके साथ साथ आपको इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेटर है एक्सेल का, जहां पर आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको एक दो चीजों का और भी ध्यान रखना है कि जब आप ये ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं तो आपको बॉडमास का रूल भी ध्यान रखना होगा। बॉडमास का रूल क्या कहता है कि ब्रैकेट की कैलकुलेशंस पहले होती हैं और बाद में आप दूसरी कैलकुलेशंस को करेंगे। बॉडमास का रूल क्या कहता है? ब्रैकेट। बॉडमास का रूल क्या कहता है? ब्रैकेट, और फिर नॉर्मल कैलकुलेशंस आपकी शुरू होंगी। जैसे एक एग्जांपल से आपको बताते हैं कि अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो आप उसको ब्रैकेट को कभी मिस मत करिए। ब्रैकेट वहां आपको लगाना ही है, आप उसको लगा के आराम से करिए। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने वाली होती है कि आप अगर इस तरह की कैलकुलेशंस करेंगे जहां पर ये सिंबल दिए हुए हैं आपके, तो वहां पर आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बॉडमास के रूल को फॉलो करते रहें। ठीक है, तो आप कभी भी मतलब इस तरह के केसेस में आप कभी भी पीछे नहीं हटिए, आप हमेशा ब्रैकेट के साथ कैलकुलेशंस को करिए। बॉडमास का रूल क्या कह रहा है आपको? पहले ब्रैकेट करिए, फिर उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करिए। तो जब भी आप कोई फॉर्मूला या इस तरह का कोई फंक्शन इस तरह से आप अप्लाई करते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप उसको पहले जिसको सॉल्व करना है उसको ब्रैकेट में सॉल्व कर लीजिए, बाद में अगर आपने कम या ज़्यादा या जिस चीज़ से उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है आप उसी ढंग से उसको कर दीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि आप जब इन चीज़ों को कर रहे होते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप ये कैलकुलेशन के लिए सिर्फ यही सिंबल्स यूज करेंगे, यही ऑपरेटर्स यूज करेंगे। देखिए, ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा रिजल्ट इस तरह से आया। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। ब्रैकेट के लिए हम लोगों ने आपको बताया, यहाँ पर डिवीजन के लिए मैंने आपको बताया कि आप स्लैश यूज करेंगे डिवीजन। तो इसका पिक भी ले सकते हैं कि डिवीजन के लिए आप इस तरह से यूज करेंगे, और पावर के लिए आप ये वाला साइन यूज करेंगे। एडिशन के लिए तो हम नॉर्मल एडिशन ही यूज करते हैं। ठीक है, और इसी तरह एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ इसका एक्सेल में कौन कौन से ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं। ध्यान से देख लीजिए, एडिशन के लिए हम प्लस देते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए हम माइनस लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार लेंगे इंस्टेड ऑफ दिस साइन। हम एडिशन के लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए ये नॉर्मल हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं इसको, ये अलाउड नहीं है। डिवीजन में हम 1/4 लिखते हैं, हम स्लैश का साइन यूज करते हैं, स्लैश डिवीजन में हम इस तरह से करते हैं। पावर अगर हमें लिखना होता है तो हम पावर में 2⁻² लिखते हैं। ग्रेटर देन लिखना होता है तो ग्रेटर देन, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखना होता है तो हम स्लैश डालते हैं। इसी तरह लेस देन इक्वल्स टू लिखना होता है तो लेस देन। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि आपके ये दो डैश आपने डाले हैं 1/2 या 10/2, तो ये डैश जो है आपका डिवीजन जो है एक्सेल में नॉट, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है आपका। स्टूडेंट्स, एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, जब हम ये कैलकुलेशंस को इन ऑपरेटर्स की हेल्प से एग्जाम्पल्स में यूज करेंगे तो हमारे फैकल्टी, हमारे टीचर्स को ये पता लग जाता है कि इस स्टूडेंट ने एक्सेल में कभी काम किया है या नहीं किया। अगर आपने एक्सेल में काम किया है तो आप आराम से इन फंक्शंस को, इन ऑपरेटर्स को अपनी कैलकुलेशंस में यूज कर सकते हैं। विद दिस नोट मैं इस क्लास को अभी यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।